हेलो एवरीवन, माय सेल्फ संदीप राजभर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CHG4 कैसे फाइल करना है। CHG1 का वीडियो मैंने बता दिया है, 2024 में जो भी चेंजेस था उसको लेकर मैंने बता दिया है। CHG4 को कैसे फाइल करना है वो भी बता दूंगा। इसके बाद बाकी जितने फॉर्म्स है ROC के सारे फॉर्म्स मैं अब कवर करने वाला हूँ 1 बाय 1 करके। देन हम लोग अपना GST को पकड़ेंगे। ठीक है, पहले CHG4 को पकड़ते हैं कैसे फाइल करना होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सिम नंबर देना है जिस कंपनी, अच्छा एक चीज़ और याद रखना, आप किसी भी ज़रूरी नहीं कि जो यूज़र आईडी से आपका CHG1 फाइल हुआ था उसी यूज़र आईडी से फाइल करो। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया। दूसरा, अगर आपका कोई और प्रोफेशनल CHG4 फाइल कर रहा है तो भी कर सकता है। डायरेक्टर के यूज़र आईडी से कर सकते हैं। कंपनी के यूज़र आईडी से कर सकते हैं। नॉर्मली लोग करते नहीं बट कर सकते हैं। ठीक है, सो यू हैव टू ऑप्शन, आइदर आप प्रोफेशनल के यूज़र आईडी से करिए या आप डायरेक्टर के यूज़र आईडी से करिए। जैसे ये प्रोफेशनल यूज़र आईडी है तो यहाँ पे मेरे को सिम नंबर डालने का ऑप्शन आता है। अगर यही किसी डायरेक्टर का यूज़र आईडी होता तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन आता, वो जहाँ जहाँ डायरेक्टर है उस पर क्लिक करके उस जगह को सेलेक्ट कर सकता था, वो कंपनी को चूज़ करता। ठीक है, तो मैं क्या किया, एक जस्ट डमी कंपनी उठा लिया, उसका मास्टर डेटा ले लिया ताकि मेरे को डिटेल आपको दिखाने में सुविधा हो। ये CHG4 के लिए मैंने पहले सिम नंबर डाल दिया, कंपनी का डेटा प्रीफिल हो जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, अभी ROC क्या कर रहा है ना, ये सब दिख रहा है, देखो ईमेल आईडी हाइड करना स्टार्ट कर दिया है। बट बॉस आपको CHG4 में ईमेल आईडी दिख जाता है, तो ROC अपने एंड से थोड़ा सा स्मार्ट हो रहा है। बहुत सारा डेटा, बहुत जगह ईमेल आईडी दिखती है आपका। DIR12 में बहुत सारा डेटा, 12 में बहुत सारा डेटा डायरेक्टर का डिटेल दिख जाता है, जो कि अभी भी हाइड करके रखा है गवर्नमेंट, मतलब बाहर नॉर्मल तो हाइड करके रखा है बट कुछ कुछ जगह पब्लिक किया है। उम्मीद है कि ये सारा भी धीरे धीरे हाइड कर देगा, बट मेरे को नहीं लगता है करना चाहिए, बिकॉज फिर मेरे कंपनी को कैसे पता चलेगा कि ईमेल आईडी किसकी है। ठीक है, जो भी है। नेक्स्ट, डेट ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज इन फुल। अब ये फुल आपका सेटिस्फेक्शन कब हुआ है वो आप डेट चूज करो। देखो, चार्ज सेटिस्फेक्शन का क्या है ना, आपका विद इन 30 डेज चार्ज सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप विद इन 30 डेज सेटिस्फाई नहीं कर, देखो बियॉन्ड 30 डेज बट विद इन 300 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फेक्शन। अगर आपका 30 दिनों के अंदर सेटिस्फेक्शन हो जाता है तो बहुत बढ़िया है। 30 दिनों के अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं होता है और आपका 300 दिन का टाइम लग जाता है, 3 से 30 दिन के अंदर नहीं हुआ, अब आपका 300 दिन लग गया, विद इन 300 डेज हो रहा। अब ये जो 300 है ना, एक बात याद रखना, 300 फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फेक्शन है, मतलब आपको पहला 30 डेज कंप्लीट, अब आपको नेक्स्ट 270 डेज ही मिलता है। ये मत सोचना कि 30 दिन के बाद 300 दिन है, नहीं, ये मिस्टेक्स लोग करते हैं, ये तो मिस्टेक मत करियो। तो पॉइंट इज फर्स्ट क्या है, 30 डेज, फर्स्ट 30 डेज इसमें सेटिस्फाई कर दो, वेल एंड गुड। इसमें आप फॉर्म फाइल कर दो CHG4, वेल एंड गुड। नहीं फाइल किए, नेक्स्ट जो 300 डेज है, सॉरी नेक्स्ट जो 270 डेज, आप 270 दिन ही बोलो। ठीक है, एक्ट में क्लैरिटी रहनी चाहिए, आपको वर्ड्स पे कमांड होना चाहिए, नंबर्स पे कमांड होना चाहिए। तो नेक्स्ट 270 डेज ही आप पकड़ो कि 270 दिन के अंदर फाइल हुआ है क्या। ठीक है, तो मेरे हिसाब से भैया विद इन फाइल हो गया है, अगर आपका हाँ तो, नहीं हुआ है तो अकॉर्डिंगली आपको मार्क करना होगा। ठीक है, बियॉन्ड 300 डेज बट विद इन 300 डेज फ्रॉम डेट ऑफ सेटिस्फेक्शन, आपको इसको नो करना है, यस करना है, इट्स अपॉन यू कि भैया आपका केस क्या है। अगर आपका आफ्टर 30 डेज हुआ है तो आपको यहाँ पे रीजन देना होगा क्यों हुआ है। और एक चीज, द करेंट डेट इज बियॉन्ड 300 डेज लेस देन और इक्वल टू 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फेक्शन चार्ज, प्लीज सेलेक्ट अ वैलिड ऑप्शन। मतलब ये जो मैं जो डेट डाल रहा हूँ वो उससे मैच नहीं कर रहा, ऑब्वियसली मेरे को यहाँ नो करना है, क्योंकि मेरे केस में ये एप्लीकेबल नहीं है। आपके केस में एप्लीकेबल होता है तो आप ऑब्वियसली यस करोगे। देखो मतलब क्या है, यहाँ देखो मैंने 1 मार्च दिया ना, अगर मैं 1 मार्च से पहले मान लो जनवरी में सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज दिखाता हूँ, तब देखो ये यस करूँगा तो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, क्योंकि आप बोल रहे हैं मेरे को रीज़न दो क्यों आपका सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो 300 दिनों के अंदर सेटिस्फाई क्यों नहीं हुआ, मतलब विद इन 30 डेज आपने सेटिस्फाई क्यों नहीं किया। अभी ये चीज़ अगर ये डेट मैं मार्च कर दूँ, ठीक है, तो अब देखो ये चीज़ मेरे को वापस हटा के चेक करना होगा। अब देखो, तो ये वापस इसलिए आ जा रहा है क्योंकि अभी का जो सिनारियो है ना, यहाँ पे यस का इसका मतलब क्या बन रहा है, जो हाईलाइट आ रहा है ना, इसका मतलब बन रहा है कि आपने जो डेट दिया है ऊपर में 1 मार्च, ये तो आपका 30 दिन के भीतर आ रहा है, तो आप इसको नो चूज करिए, ये डायरेक्ट बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ आपका गलती नहीं होगा। नेक्स्ट, द एप्लीकेंट इज कंपनी और चार्ज होल्डर। अब कंपनी है या फिर जो बैंक है वो है, कोई भी फाइल कर सकता है, दोनों के पास पावर है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, द एप्लीकेंट विल बी रिक्वायर्ड टू मेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एक्सटेंशन ऑफ द फर्दर टाइम, ऑब्वियसली मेरे को रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, बियॉन्ड 30 डेज, अगर 300 दिन से ज़्यादा है, इफ यस देन ये आपको एप्लीकेशन करना है, अदरवाइज नहीं। 300 दिन के अंदर कर दिए तो बढ़िया है। वट आई थिंक ना, ये ऑप्शन चार्ट क्रिएशन के लिए भी होना चाहिए। CHG1 के लिए ना ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है।
अगर आपका 120 दिन पार हो गया तो बेड़ा गर्क हो जाता है, फिर भैया बहुत मतलब बैंड बच जाता है। मैंने आपको CG1 में पूरा डिटेल बताया, वापस से नहीं रिपीट करूंगा। whether the charge is satisfied in favor of asset reconstruction company और assignee। अब ये जो satisfaction हुआ है, अब देखो ARC क्या करता है ना, कभी कभी वो उसको सेटिस्फाई करता है, मतलब कि जो चार्ज सेटिस्फाई हो रहा है वो किसके फेवर में, वो क्या किसी ARC के फेवर में हुआ है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये बेसिकली RBI से लाइसेंस होता है, ठीक है, फॉर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का बिजनेस करने के लिए, SBI वगैरह सबका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चार्ज क्रिएशन आईडी आपको यहाँ पे देना। आप चार्ज क्रिएशन आईडी कहाँ होगा, मास्टर डेटा खुल गया, इंडेक्स ऑफ चार्ज में आइए, यहाँ पे आप देखो पहले बहुत सारा, पता नहीं कौन सी कंपनी, जो भी कंपनी है इनका बहुत सारा चार्ज क्रिएटेड है, बहुत सारा इनका लोन है। तो जो भी चार्ज क्रिएटेड, अभी देखो ये सब क्रिएशन डेट, मॉडिफिकेशन एंड सेटिस्फेक्शन डेट है। तो यहाँ पे जो सेटिस्फेक्शन वाले डेट में आ गया, मतलब ये सारा चार्ज खत्म हो चुका है, पेमेंट हो चुका है, ठीक है। तो मेरे को ऐसा चार्ज चाहिए जो अभी भी एक्टिव हो, जैसे ये वाला इनका लेटेस्ट है, 24/4/2023 को जनरेट हुआ था डॉच बैंक के साथ। तो मैं इसका चार्ज आईडी लेता हूँ और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल। इसको जैसे ही पेस्ट करता हूँ, देखो ये सारा डेटा ऑटोमेटिक प्रीफिल हो जाता है, ठीक है। डॉच बैंक का आपका ईमेल आईडी भी आ गया, सब डेटा यहाँ पे आ जाता है, क्या फाइलिंग है क्या नहीं, ठीक है। चार्ज क्रिएट डेट क्या होता है, कोई मॉडिफिकेशन अगर है तो वो भी आएगा आपको यहाँ पे, अल्टीमेटली सारा कुछ आ जाता है, क्लियर। अब आप सिंपल, अच्छा ये तो आपको आ गया, एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन के बिहेवियर में क्या, नो, नेक्स्ट। अब आप जब नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे बोलेगा ऑप्शनल अटैचमेंट इफ एनी। अब यहाँ पे ऑप्शनल अटैचमेंट में आप क्या डालोगे भाई, देखो पहले अगर मैंडेटरी अटैचमेंट बोलता है तो मैं सजेस्ट करता कि आप 100% डालो। ऑप्शनल अटैचमेंट बोल रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको अगर देना है तो बढ़िया, नहीं देना है तो बढ़िया, क्योंकि आप कुछ नया डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने का जरूरत नहीं है। एंड इसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, कहाँ गया भाई, ओके। ई फाइलिंग ऑफ CHG4 इज सब्सिक्वेंटली प्रोसेस इन द STP मोड। ये STP मोड में जाता है, तो इसको कोई चेक नहीं करने जा रहा है आपका ये फॉर्म, ठीक है। अगर आप ऑप्शनल अटैचमेंट में कुछ भी नहीं भी डालते हो, कुछ भी अटैचमेंट नहीं डालते हो, फिर भी आपका फॉर्म 100% अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रहा है ना, सेल्फ गवर्नेंस के ऊपर फोकस कर रहा है। गवर्नमेंट चाहता है कि रेगुलेटरी बॉडी कम से कम इंटरवीन करे, मेजॉरिटी चीज सेल्फ गवर्नेंस के बेसिस पे चले। आप जो डिक्लेरेशन दे रहे हो, जो आप दे रहे हो, अप्रूव करके दे रहे हो, उसको फाइनल मान लिया जाए। बाद में ROC चेक करेगी डॉक्यूमेंट को और बाद में डंडा करेगी, तो ये गवर्नमेंट का इंटेंशन है। तो ये भी अच्छा चीज़ है, क्योंकि इनिशियल लेवल में अगर बहुत ज़्यादा रेगुलेटरी मतलब प्रेशर देना स्टार्ट करता है ना कि ये कंप्लायंस नहीं है, वो चीज़ नहीं है, तो बिजनेस करना प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। दैट्स गुड इनिशिएटिव। आई एम ऑथोराइज बाई द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ऑब्वियसली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिनिमम 4 तो देना ही है, आप 5 दे 10 दो कोई दिक्कत नहीं है, बट 1-2 मत देना। कुछ आई हैव सीन, मेरे को एक ड्यू डिलिजेंस कर रहा था, यहाँ पे मेरे को दिखा 0। कैन यू इमेजिन कि यहाँ पे 0 कैसे हो सकता है। अब मैं नहीं बोल रहा कि भाई ये फॉर्म किसने भरा होगा, जिस भी फॉर्म के लोग ने, जो भी इंसान ने भरा होगा, आई एम वेरी मच श्योर कि उनके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा, बट 0 कैसे लिख सकते हैं आप। बोर्ड मीटिंग का 0 नंबर रेजोल्यूशन में ये पॉइंट पास हुआ है, कैसे हो सकता है। तो मतलब कभी कभी ड्यू डिलिजेंस का ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है, जब भी आप सारा डेटा लेके वेरीफाई करना स्टार्ट करते हो ना, आपको यूनिक यूनिक चीज़ मिलता है, बहुत तगड़ा तगड़ा प्रॉब्लम मिलता है, ठीक है। मेरे को बहुत सारा ऐसा यूनिक यूनिक केस स्टडीज ड्यू डिलिजेंस से पता चलता है, और बाकी कुछ लोग आप में से हैं जो यूट्यूब से कमेंट करते हैं, एंड जो हमारा फ्री कंसल्टेंसी का जो हमारा गूगल का फॉर्म है वो बहुत लोग भरते हैं। तो वहाँ से मेरे को मार्केट में चल रहा हर नया नया चीज़ पता चलते रहता है कि लोग किस तरीके से कर्म कांड करते हैं, किस तरीके से ठीक करते हैं। ये डेट ऑफ अब रेजोल्यूशन क्या डालेंगे, अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आपका फ्रेश बोर्ड मीटिंग हुआ है जिसमें आपने ऑथोराइज किया है तो वो डाल दीजिए। अगर आपका फ्रेश बोर्ड मीटिंग नहीं है, ठीक है, आपने क्या किया है, आपका जैसे इस कंपनी क्या था, 21 अप्रैल को ये बोर्ड मीटिंग अप्रूव हुआ था, राइट। तो 21 अप्रैल को ये जब, यहाँ देखो दिखा देता हूँ, मैं अपने मन से डाला 21/4/2023 को चार्ज क्रिएट हुआ था, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि CHG1 में उन्होंने 21/4/2023 लिखा होगा। आई एम इमेजिनिंग, ठीक है, मेरे को पता नहीं है BR किस दिन पास हुआ था। जिस भी दिन BR पास हुआ था, उस दिन पे, उस डेट पे उन्होंने एक डायरेक्टर को ऑथोराइज किया होगा कि ये डायरेक्टर ऑथोराइज है फॉर फाइलिंग, साइनिंग, सेटिस्फेक्शन, मॉडिफिकेशन, रजिस्टर मेंटेन, हर चीज़ के लिए वो बंदे को ऑथोराइज किया था। अगर वो ऑथोराइजेशन चेंज नहीं हुआ है तो आप वही डेट और वही रेजोल्यूशन नंबर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स नॉट अ पाप, क्लियर। अगर आपके करेंट फाइनेंशियल में कोई बोर्ड मीटिंग है जिसमें आप ऑथोराइज कर रहे हैं कि हम एक डायरेक्टर को ऑथोराइज करें ROC के हर फॉर्म को फाइल करने के लिए, तो आप वो भी डेट दे सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको वही मीटिंग का डेट देना होगा, ठीक है।
और बाई मिस्टेक कोई गलत डेट दिखा दिए तो अपने इंडिया में क्या होता है, बैक डेटेड मीटिंग दिखाते हैं बहुत ज़्यादा, डमी मीटिंग दिखा देते हैं लोग, ठीक है। जो भी है लीगली मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा क्योंकि ये पब्लिक डोमेन पे जा रहा है यार, ठीक है। डायरेक्टर यहाँ पे डिन नंबर मेरे को चाहिए होगा, सो आई जस्ट टेक कोई भी डायरेक्टर का डिन नंबर, मैं जस्ट यहाँ पे डिन नंबर डाल देता हूँ। सब कुछ को हाँ भाई हम कंफर्म करते हैं, ठीक है, सब कुछ कंफर्म हो गया। नाउ डिजिटली साइन बाय द, अरे इसको क्लिक नहीं करना है, ये आप, ये उनके लिए है जो इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए ये, अदरवाइज आपके लिए नहीं है। नॉर्मली ये बहुत रेयर कंपनियों में क्लिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ आई वी कंफर्म दैट, यहाँ पे आप बोलता है कि भैया आपने सारा डॉक्यूमेंट जो अटैच किया है वो एकदम ट्रू एंड फेयर, तो यहाँ पे हमने अटैचमेंट में कुछ डाला नहीं है। अगर आपको चाहिए कि अटैचमेंट में डालना है तो आपको जब भी चार्ज सेटिस्फाई होता है ना, तो एक बैंक आपको एक सर्टिफिकेट देता है, सर्टिफिकेट इन द सेंस वो लोन क्लियरेंस सर्टिफिकेट देता है कि भैया आपका जो लोन था वो हम क्लियर करते हैं और आपका जो एसेट था वापस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको वो क्लियरेंस देगा। अगर नहीं देता है तो पक्का लीजिए, क्योंकि वो अगर क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं तो नेक्स्ट जब कभी भी आप लोन लेने जाएंगे तो फर्दर जो सामने वाला बैंक होगा ना, नेक्स्ट बैंक, वो आप बोलेगा पुराने वाले का रिलीविंग लेटर दो, पुराने वाले का आपका कंफर्मेशन दो कि आपका सारा ड्यू क्लियर हो चुका है, तो वहाँ पे आप फंस जाओगे। तो मेक श्योर आप वो अटैच कर रहे हो, ठीक है। और अगर मान लो आपके जो डायरेक्टर या फिर जो भी कंपनी, अगर आप कंपनी के भी आप में कर रहे हो तो अगर आपको वो डेटा शेयर करते हैं एंड उसमें बोलते हो अटैचमेंट कुछ तो मिला नहीं है, देन आप प्लीज़ उनको कंसल्ट करिए कि सर आप बैंक जाओ, बैंक जाके आप उनसे ये डेटा लेकर आओ, बिकॉज दिस इज ए क्रूशियल इन्फॉर्मेशन, क्रूशियल डॉक्यूमेंट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर ड्यू डिलिजेंस। आपका अकाउंट ऑडिट में यूज़ होने वाला है, ये इन्फॉर्मेशन आपका नेक्स्ट टाइम जब लोन लेने जाओगे तब यूज़ होने वाला है। एंड ऑल्सो इट इज़ अ गुड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन। कल को बैंक आपके अगेंस्ट कोई क्लेम रेज नहीं कर सकता है कि आपका इतना ड्यू बाकी है, क्योंकि उसने आपको सर्टिफिकेट दे दिया है कि सारा चीज़ क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो दिस इज ए क्रूशियल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जो कि बैंक बोलता है हाँ हाँ ठीक है आपका पेमेंट हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ रिलेशन मैनेजर तो बोल दिया कि बैंक का क्लियर हो गया, हम अपने तरफ से ओके बोल देते हैं। कभी कभी डायरेक्टर लोग क्या करता है, कंपनी लोग क्या करता है कि यार छोड़ो ना, कौन लेने जा रहा है, मिल गया मिल गया, 2 साल 3 साल बाद जरूरत पड़ता है। तो मेक श्योर ये आप ले लो और कंसल्ट करो, ठीक है। इंप्रेशन बनेगा आपका आपके क्लाइंट के ऊपर। नेक्स्ट, आप पैन नंबर, अब ये जो बैंक का बंदा होगा चार्ज होल्डर, ठीक है, तो उसका पैन नंबर दीजिए। ये पैन नंबर जिसका भी डालोगे उसका यूज़र आईडी क्रिएट होना चाहिए V3 में, उसके पैन के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए। उसका यूज़र रोल क्या होगा, एज अ ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है। ईमेल आईडी उसका दीजिए। अब यहाँ पे डिजिटली साइन, अब ये आपका एक्सेस नहीं होगा, यहाँ डेजिग्नेशन टू बी डिजिटली साइन बाय द, तो आपका बैंक ने साइन कर दिया, ठीक है। ये आपका ARC एप्लीकेबल नहीं है तो वो साइन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, आपका टू बी डिजिटली साइन बाय द, कंपनी का जो भी बंदा होगा वो साइन कर रहा है। बेसिकली कंपनी का अगर CS है तो वो साइन कर रहा है, उसका पैन, उसका ईमेल, बाकी डिटेल दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, सर्टिफिकेट बाई प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल। अब यहाँ पे सर्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, आपको सर्टिफिकेशन देना होगा। ओके, मैं को एक पैन नंबर दे देता हूँ। यार ये पैन नंबर किसी आदमी का नहीं है, प्लीज़ सर्च मत करना कोई कि भैया ये पैन नंबर गलत है। देखो इन्फॉर्मेशन 100% राइट है, ठीक है, बट डेटा 100% रॉन्ग है। ठीक है, अभी, ओह सॉरी, ये CS का आपको डिटेल देना है, CS आपका जो भी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल है, आई डोंट नो वो जो भी होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप उनका डेटा दे दीजिए, COP नंबर दे दीजिए, एंड देन आपको जस्ट क्लिक करना है नेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको बस नेक्स्ट पे क्लिक करना है, आपका पूरा का पूरा फॉर्म का एक बार प्रीव्यू दिखा देगा कि फॉर्म सही है नहीं है, एंड देन आपको जस्ट क्लिक ऑन सबमिट बटन, ठीक है। अब जैसे ही सबमिट करते हैं, चलो सबमिट कर ही देता हूँ। अब सबमिट का मतलब ये नहीं कि फॉर्म सबमिट हो गया, ये जस्ट SRN जनरेट हुआ है, ठीक है। अब आप PDF जो भी आपका आ रहा है वो डाउनलोड कर लो, PDF निकालो, दूसरे सिस्टम पे खुला हुआ है, ये देखो पूरा PDF आ गया। लास्ट में आपको DSC लगाना है, खुद का कंपनी का DSC लगाइए, डायरेक्टर कंपनी का डायरेक्टर का DSC लगाइए, या फिर जो भी CS है उसका DSC लगाइए, एंड देन आप उसको भेज दीजिए उसके पास, कंपनी के पास, फॉर उनका DSC लगने के बाद आपको आना है माई एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पे आपको अंडर प्रोसेसिंग में दिख जाएगा ये फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे अपलोड PDF में जाना है, अपलोड PDF में जाने के बाद यहाँ पे आपको चूज फाइल करके
वो डॉक्यूमेंट एज इट इज़ आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, मतलब जो साइंड डॉक्यूमेंट है बेसिकली, और फिर अपलोड करना है। अगर ऐसे बोलता है डीएससी वेरिफिकेशन, फिर मतलब या तो डीएससी नहीं लगाया या तो कुछ गड़बड़ है, आपने डीएससी उटपटांग लगाया है। ठीक है, मैंने डीएससी लगाया ही नहीं है, मैं जो आपको पीडीएफ यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसा मत बोलना कि भैया आपके वाले में भी जो गलती दिखा रहा है, मैंने डीएससी नहीं लगाया बॉस, ठीक है। और हर किसी का डीएससी यूज़र आईडी के साथ एसोसिएटेड होना मैंडेटरी है, ठीक है, तभी आप अपलोड कर पाएंगे, तभी ये चीज़ प्रोसीड फॉर पेमेंट कर पाएंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, ठीक है। अभी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर भी आपका कोई डाउट है इन दैट सिनेरियो आप मेरे को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट कैसे करोगे बॉस? एक गूगल का फॉर्म है, इस वीडियो की आप जहाँ भी वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में एक गूगल का फॉर्म मिल जाएगा, उस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं, हमारे एंड से कंसल्टेंसी आप ले सकते हो, दैट इज़ फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है ऑब्वियसली। और नेक्स्ट इज मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, याद रखना एक बात। नेक्स्ट इज आपका अगर कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप सेक्शन, कमेंट सेक्शन जिंदाबाद है, वहाँ आपको जब भी लगे क्वेश्चन पूछ लो। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा पर्सनल नंबर भी दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे को ज़रूरत पड़े तो व्हाट्सएप पे भी कम्युनिकेट कर सकते हो। मेक श्योर रात के 12 बजे प्लीज़ कॉल मत करिएगा कि भैया ये वाला फॉर्म अटक गया है, मेरे को कुछ कुछ कॉल आता है 12-1 बजे के आसपास, फ़ोन आने के बाद बोलते हैं कि भैया ये वहाँ पे मेरा एक फॉर्म अटक रहा है, कल सुबह देना है, कैसे प्लीज़ हेल्प कर दीजिए ना। अब यार रात के 12 बजे तो तुम लोग छोड़ दो, मैं कुछ वीडियोस में क्या दिखा दिया कि मैं 3-3 बजे तक जाग रहा हूँ, 2:30-3 बजे तक तो आराम से जागता हूँ। अभी आप तो मान के चलते हो कि भैया ये तो जाग रहा होगा, ये बंदा सोएगा कैसे, 3 तो बजा ही नहीं है, सोना नहीं है, इसको जागना ही होगा। तो यार कभी कभी मैं भी सोता हूँ, ठीक है, मैं भी कभी कभी टाइम पे सो जाता हूँ, तो प्लीज़ ऑफिस टाइम में बहुत हार्डली आप 9:30 तक कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप आप जब भी कर लो, बहुत हार्डली 9:30 तक आप कॉल कर सकते हो, उसके बाद मत करो, नेक्स्ट डे कर लो 9 बजे के बाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद।